बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग में लॉसेस की हम बात करेंगे। तो लॉसेस हमारे पास होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्शन लॉसेस या इनको प्रोसेस लॉसेस भी कहते हैं, और कुछ होते हैं रीजनल लॉसेस। जो प्रोडक्शन या प्रोसेस लॉसेस होते हैं इनको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, और जो रीजनल होते हैं इनको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो फिलहाल हमारा जो पॉइंट है, जो डिस्कशन पॉइंट है, वो है प्रोडक्शन या प्रोसेस लॉसेस पे। तो नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? इनको कहते हैं अनकंट्रोलेबल, इनको कहते हैं अनअवॉइडेबल। ऐसे लॉस जो कि नॉर्मली होते हैं, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको आप रोक नहीं सकते, वो आपके नॉर्मल लॉसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी प्रोसेस, अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें कटिंग की, तो कोई भी टेलर अगर किसी भी किस्म की कोई शर्ट सिलाई कर रहा है तो वो कटिंग किए बगैर और कपड़े को कट किए बगैर, कपड़े को ज़ाया किए बगैर उसको नहीं बना सकता। इसी तरह से अगर आप पेट्रोल किसी भी चीज़ में है और अगर आप उसका, अगर एक बोतल के अंदर है तो बोतल का अगर ढक्कन ओपन कर दें तो पेट्रोल को वेपोरेट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो प्रोडक्शन लॉसेस होते हैं या नॉर्मल लॉसेस होते हैं, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं और इन्होंने होना ही होना होता है। इनको आप रोक नहीं सकते, इनको आप कम नहीं कर सकते। सिमिलर इसी तरह से अगर आपके घर में कोई वाइट वॉश हो रहा है तो आप चाह रहे हैं कि जी वाइट वॉश हो रहा है और वो नीचे ना गिरे, तो पॉसिबल नहीं है कि पेंट नीचे ना गिरे। तो ये तीन एग्जांपल हमने आपके साथ डिस्कस की कि नॉर्मल लॉसेस अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनअवॉइडेबल होते हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको आप रोक नहीं सकते, ये लॉस होने ही होने हैं। अब हम देखते हैं कि इन लॉसेस को हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें हमने अपनी CPR रिपोर्ट बनानी है, उस रिपोर्ट के अंदर हमने इनको किस तरह से करना है। तो डेफिनेटली जो लॉस होंगे, वो लॉस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो दो तरह से होगी। एक तो यूनिट्स के बारे में बताया होगा, कितने यूनिट लॉस हो गए, और दूसरा उसकी वजह से डेफिनेटली कॉस्ट के ऊपर भी कुछ इफ़ेक्ट होगा। तो जितने भी यूनिट लॉस के बारे में बताया होगा वो जाके आप सारे के सारे क्वांटिटी स्केजुअल में लिख देंगे कि जितने यूनिट लॉस हो गए, और जो कॉस्ट है नॉर्मल लॉस की वजह से वो क्या होगी कि वो रिमेनिंग यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो एडजस्ट हो जाती है या इंक्रीज़ हो जाती है खुद ब खुद। लॉस की वजह से जितने रिमेनिंग यूनिट्स होते हैं उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है पर यूनिट वाइज, या आप कह लें कि उनकी कॉस्ट एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसकी एक एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 240 रुपीज़ जो है वो आपके पास डज़न है एग, तो एक डज़न में 12 होते हैं। तो अगर आप बात करें तो पर एग की प्राइस क्या होगी, तो पर एग आपके पास आ जाएगा 20 रुपीज़ का। अब क्या हुआ, घर लाते लाते आपके पास दो टूट गए, तो जो लॉस थे वो दो लॉस हो गए, तो रिमेनिंग यूनिट कितने रह गए? 10। इसका मतलब अब जो पर एग कॉस्ट होगी वो होगी 24। तो नॉर्मल लॉस की वजह से पर यूनिट कॉस्ट खुद ब खुद, रिमेनिंग यूनिट की कॉस्ट खुद ब खुद इंक्रीज़ होगी और वो एडजस्ट होगी। तो इसलिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हुए फर्स्ट डिपार्टमेंट में इसकी कॉस्ट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसकी एडजस्टमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। तो अब इसको हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फॉर द मंथ ऑफ जून को टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 ऑफ द असमद इंडस्ट्री इंक्लूड डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड। ड्यूरिंग द मंथ डिपार्टमेंट नंबर 1 स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ 7500 यूनिट। At the end of month, 1000 units are in process. The units are completed as to material 80%, completed as to labor and 60%,
completed as to overhead. In the month of June, there is a normal loss of 250 unit cost of production report. अब हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं. असमद इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 1 फॉर द मंथ ऑफ जून क्वांटिटी स्केजुअल. यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस हैं 7500. 1000 यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस में हैं और 250 यूनिट आपके लॉस में हैं. इसके अलावा आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई. अब 7500 में से 1000 और 250 हम माइनस कर देंगे तो जितने रिमेनिंग यूनिट बचेंगे वो हमारे पास यूनिट ट्रांसफ़र आउट में आ जाएंगे. याद रखिएगा आउटर और इनर कॉलम का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए. यहाँ पे कोई नहीं होगा कि जी अगर डिफरेंस है तो बाकी क्या करेंगे. अगर कोई चीज़ नहीं दी हुई तो वो डिफरेंस में जाके हम खुद देख लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ट्रांसफ़र आउट दिए हों तो स्टिल इन प्रोसेस ना दिए हों तो आप डिफरेंस लेके वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और सम टाइम आपको इनर कॉलम का टोटल दिया होगा और ये नहीं दिए होंगे तो आप इन सब को टोटल करके ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद है जी कॉस्ट चार्ज. आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, लेबर की कॉस्ट दी हुई है, FOH की कॉस्ट दी हुई है, ये डिपार्टमेंट कॉस्ट है और पर यूनिट कॉस्ट है. पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं. अच्छा, जब हम EP बनाएंगे, EP फॉर मटेरियल यूनिट ट्रांसफ़र आउट प्लस यूनिट स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज. यूनिट ट्रांसफ़र आउट हैं 6250, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं 1000 और मटेरियल के हवाले से ये 100% कम्प्लीट हैं. और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 1000 यूनिट्स तो ये आ जाएगा 7250. फिर आप इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 7250 जब आप इस पर कैलकुलेट करेंगे 39875 डिवाइडेड बाय 7250 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5.5 रुपीज़. अब एक जो एरर आप करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को करते हुए वो ज़रा देख लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटीरियल. जो यूनिट हैं वो कंप्लीट है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसका मतलब जो मटेरियल की परसेंटेज है वो 100% है. मटेरियल सारे का सारा लग चुका हुआ है. तो अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का सेंटेंस आ जाए कि द यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटेरियल तो वो आपके पास क्या होगा, 100% होगी उसकी. इसी तरह से एक स्टेटमेंट और भी आ सकती है, वो भी मैं अभी यहीं पे रीड कर देता हूँ. वो स्टेटमेंट आएगी आपके क्वेश्चन में ये 8 में. यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिपार्टमेंट B मटेरियल आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस. तो अगर स्टेटमेंट इस तरह से भी आ जाए कि मटेरियल आर एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस तो तब भी मटेरियल की परसेंटेज 100% होगी. लेकिन अगर इसके साथ ये कह दिया जाए कि मटेरियल आर एडिड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस तो फिर मटेरियल की परसेंटेज होगी 0. एंड ऑफ प्रोसेस होगी तो 0, स्टार्ट ऑफ प्रोसेस होगी तो 100%. और अगर ये कहा जाए कि यूनिट्स आर कंप्लीटेड एज टू मटेरियल तो भी इसकी परसेंटेज 100% होगी. नेक्स्ट अब हम EP बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फॉर लेबर. और लेबर की परसेंटेज आपको पता है कि 80% दी हुई है. तो उसी तरह से आप लिखेंगे यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट प्लस यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस परसेंटेज. तो ट्रांसफ़र आउट में 6250 1000 यूनिट्स और ये हैं 80% कंप्लीट तो ये आ जाएगा आपके पास 7050 यूनिट्स. और अब हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर. तो लेबर की कॉस्ट है हमारे पास 17625 डिवाइडेड बाय 7050 तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 17625 डिवाइडेड बाय 7050 तो लेबर की कॉस्ट आ गई आपके पास ₹2.5. अब थर्ड EP बनाएंगे हम FOH के लिए. मैंने कहा था जितनी परसेंटेज होगी उतनी ही EPs बनेगी. अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ. यूनिट ट्रांसफ़र आउट 6250 प्लस स्टिल इन प्रोसेस 1000 और इसकी परसेंटेज है आपके पास 60%. तो 6250 प्लस 600 तो ये आ जाएगा 6850 यूनिट्स. इसी तरह से अब आप कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ FOH तो वो आपके पास आ जाएगी 13700 डिवाइडेड बाय 6850
तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी ₹2। अब इन सारी यूनिट कॉस्ट को जाके आप कॉस्ट चार्ज में जाके लिख देंगे तो हम इसको फिर आगे फर्दर अगले स्टेप में जाके कंटिन्यू करते हैं। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आपने फाइंड आउट की 5.5, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट थी 2.5 और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट थी 0। तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 10। उसके बाद मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के लिए 3 लाइनें बताई थी। मैंने पहली बात बताई थी हर वो चीज़ जो ईपी में आएगी उसकी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो में आएगी। तो ईपी में सबसे पहली चीज़ आ रही है यूनिट ट्रांसफ़र आउट, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र आउट। दूसरी लाइन थी जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो यूनिट कॉस्ट के टोटल से मल्टीप्लाई होंगे। तो ट्रांसफ़र आउट के यूनिट 6250 किसी भी परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसलिए वो यूनिट कॉस्ट के टोटल से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 62,500। तीसरी लाइन थी जिसके यूनिट किसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई होंगे, उनको उनकी यूनिट कॉस्ट से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो स्टिल इन प्रोसेस के यूनिट हैं वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए उनको उनकी यूनिट कॉस्ट से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टिल इन प्रोसेस में यूनिट है 1000, मटेरियल की परसेंटेज है 100%, लेबर की है 80% और एफओएच की है 60%। इनको इनकी यूनिट कॉस्ट से सेपरेटली मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो वो आ जाएगा जी 1000 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आएगा 5500। सेकंड आंसर आएगा आपके पास 2000। थर्ड आंसर आएगा आपके पास 1200। अब इन सब का सम कर लें आप 8700 और इसमें ऐड कर दें आप 62,500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 71,200। और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट अकाउंट फॉर। तो आपका ये आंसर और ये आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम आ जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो मटेरियल की परसेंटेज अगेन 100% है, लेबर की 80% है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में 2 नई चीज़ें थी। एक आपने डिस्कस किया कि नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो एक तो यूनिट लॉस जितने होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे और लॉस की वजह से रिमेनिंग यूनिट की कॉस्ट खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट में कहीं लिखा जाए कि कंप्लीट है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मटेरियल की परसेंटेज 100% होगी। अगर ये लिखा हो कि मटेरियल आर एडिड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस तो भी मटेरियल की परसेंटेज 100% होगी। और अगर ये लिखा हो कि मटेरियल आर एडिड एट द एंड ऑफ प्रोसेस तो मटेरियल की परसेंटेज 0% होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।